ठीक है, अभी हमने स्टेटमेंट क्या लिखा था, हमने स्टेटमेंट लिखा था मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस कॉमा स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। तो इसमें किसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, सल्फोनिक का, है ना, सल्फोनिक आयन ज्यादा स्टेबल है, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, सल्फोनिक एसिड। समझ में आ रहा है? सल्फोनिक। यस। अभी यस सर। this implies RSO3H is stronger acid than carboxylic acid। इतना क्लियर है सभी को? लिख लो बेटा, ये बात लिखना, नोट कर लो, है ना, स्ट्रक्चर बनाओ पहले और फिर नोट कर लो। नोट हो गया। ठीक है, तो बोल सकते हैं ना RSO3 ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इज इट क्लियर? अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं अगर स्ट्रक्चर ज्यादा हो तो मतलब ये स्टेबिलिटी ज्यादा ही होगी, क्योंकि क्वालिटी भी एक चीज होती है ना, मतलब क्वांटिटी हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जैसे खाना खाना है तो क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है क्वालिटी, बताओ भाई। क्वालिटी। क्वालिटी इंपॉर्टेंट है ना, बट अगर पैसे गिनने हो तो क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं हमेशा अगर ज्यादा स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं तो वो स्टेबल होगा, वहां पे क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स भी देखना पड़ता है ना, बट यहाँ पे दोनों में क्वालिटी सेम है, इन द सेंस दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, दोनों में मुझे ऑक्टेट पूरे दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, तो क्वालिटी वाइज दोनों क्या है, सिमिलर है। बट कुछ ऐसे केसेस भी हम देखेंगे जहां पे क्वांटिटी तो ज्यादा है बट क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मतलब वो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स भी क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो उस केस में हम ध्यान रखेंगे, बस ये बता रहा हूँ, है ना, फिनॉल वाला एक केस है जो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लिया सबने। चलो नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, अपन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल्स देखते हैं ना, क्या कैसे कंपेयर करें। कंपेयरिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखो एक बार, तो फिनॉल से अगर हम बात करें ना, तो फिनॉल अगर ब्रेक करेगा तो क्या देगा, फिनॉक्साइड आयन देगा। अगर ये ब्रेक कर रहा है, माइनस का H प्लस निकाल दें, क्या मिलेगा, O माइनस, ये फिनॉल था,
और ये हो गया हमारा फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, ओके। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं। अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया RCOH, इसको आयनाइज किया तो क्या मिलेगा? ये मुझे देगा RC डबल बॉन्ड O माइनस। दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, दोनों के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। फिर ऑक्साइड आयन का बनाओ। सर 5 आएंगे। टोटल 5 बनेंगे। पहले कार्बोक्सिलेट तो बना ही चुके ऑलरेडी, फिर से बना लेते हैं। RCO माइनस होगा, ये माइनस यहाँ मूव करेगा, ये डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, क्या मिलेगा मुझे? RCO माइनस, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, इसमें देखो इसमें इसको यहाँ मूव करा देते हैं, इसको यहाँ मूव करा देते हैं, क्या बनेगा? डबल बॉन्ड O, यहाँ आ जाएगा माइनस, डबल बॉन्ड, फिर से मूव कराया, ये यहाँ गया, ये यहाँ मूव कर गया, डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है, फिर इसको यहाँ मूव करा देते हैं, इसको यहाँ मूव करा देते हैं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, यहाँ गया माइनस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड हो, इसको यहाँ मूव कराया, इसको यहाँ मूव करा दिया, क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड O, सॉरी ये जगह O माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। कितने स्ट्रक्चर्स हैं बेटा? 1 2 3 4 और 5 स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ कितने स्ट्रक्चर्स हैं? 2 स्ट्रक्चर्स। कौन ज्यादा स्टेबल होगा फिर बताओ? तो फिनॉक्साइड आयन होना चाहिए। बट एक्चुअली यहाँ पे कार्बोक्सिलेट ज्यादा स्टेबल। द रीजन इज दीज आर नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। कैसे स्ट्रक्चर्स हैं ये? नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। और ऊपर कैसे स्ट्रक्चर है? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। इसी कारण से यहाँ नंबर ज्यादा है, फिर भी फिनॉक्साइड आयन क्या होगा? लेस स्टेबल। अब हम लिख देते हैं नोट के फॉर्म में, although phenoxide has more number of resonance structures, ब्रैकेट में कितने? 5 then carboxylate ion, ब्रैकेट में 2, but carboxylate is more stable, but carboxylate ion is more stable because the structures are equivalent. ठीक है, मैं अब एक छोटी सी लाइन लिखना चाहूंगा, क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। ये बात शायद अच्छी लगे तुम्हें, याद भी रहेगा, है ना। क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। क्वांटिटी तो ज्यादा है यहाँ पे, बट क्वालिटी नहीं है स्ट्रक्चर्स में, मतलब स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, तो अगर फिनॉक्साइड जो है लेस स्टेबल है, तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? बोलो। जिससे कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल हो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। वैसे इन्फेरेंस क्या मिला मुझे? RCOH is stronger acid than phenol. ऐसा बोल सकते हैं बेटा? ठीक है, तो ये बाद में नोट करना। अब मैं नेक्स्ट कंपैरिजन करता हूँ। तो मुझे 3 यहाँ पे कंपैरिजन्स मिल गए। क्या मिल गया? सबसे स्ट्रॉन्ग है RSO3H, फिर RCOH है, उसके बाद फिर ROH है। ये 3 कंपैरिजन्स मिल गए मुझे। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब जो H2CO3 उसे मैं K वैल्यू के बेसिस पर रख दूंगा। ठीक है, वहां पे कोई ज्यादा रिसर्च नहीं करेंगे। अब हम एक बार फिनॉल, अल्कोहल और वाटर कंपेयर कर लेते हैं।
ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, तो फिनॉल क्या है हमारा, फिनॉल इज PHOH। ठीक है, अल्कोहल क्या है, ROH, वाटर है हमारा HOH, वाटर इज नथिंग बट HOH। ठीक है, तो सब में कॉमन क्या दिख रहा है, OH कॉमन दिख रहा है सब में। फिर से वही पुरानी कहानी कंपेयर करेंगे हम लोग। इसमें OH कॉमन है, यहाँ OH कॉमन है, यहाँ पे भी OH कॉमन है। इफेक्ट बताओ जरा, पीएच का इफेक्ट कैसा है, पीएच का इफेक्ट जो है वो है -I है और -M है। ये सुनो कि OH का इफेक्ट क्या +M होगा, बोलो, देख सकते हैं ना। R की बात करें तो R का इफेक्ट क्या है, सिंपली +I है। ठीक है, तो H का इफेक्ट कोई नहीं है, बेस लाइन है। तो -I -M इफेक्ट जहां लगा होता है, जिस ग्रुप में, जिस मॉलिक्यूल में, है ना, जिस मॉलिक्यूल में -I -M ग्रुप वाले ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़े होते हैं, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जहां +I वाले होते हैं वहां एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। याद आया, कम हो जाता है। ये Yes, सुनो। sir. हाँ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बोलो। सबसे पहले PHOH आएगा, PHOH फिर H2 H2O आएगा, फिर ROH आएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक। ROH। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या समझ पा रहे हैं बच्चे हमारे, यस और नो। सिंपल, हमने इंडक्टिव तो मेसोमेरिक इफेक्ट कंपेयर कर दिया। सर रिपीट करूं? हाँ, रिपीट करूं, पीएच माने फिनाइल ग्रुप है, -I इफेक्ट होता है, बताया था मैंने। नोट्स है तेरे पास, देखो एक बार, पीएच का इफेक्ट कैसे लिखा है मैंने, -I, और इसमें OH पे लोन पेयर है, इसलिए पीएच का इफेक्ट कैसा हो जाएगा, -M हो जाएगा। और जहां पे भी -I -M लगा होता है वहां एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। ये बात मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ, क्लियर। R का इफेक्ट क्या, R अल्काइल ग्रुप है, R का इफेक्ट है +I, जहां +I वाले रखते हैं वहां एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। मैंने R वाले को सबसे लास्ट में लिखा है इसलिए। ठीक है, समझा कि नहीं। और H2 गया था, बेस लाइन था, वो बीच में आ गया। अब इसमें क्या डाउट है बताओ। चलो, ये कंपैरिजन हो गया। इसका लास्ट में कंपैरिजन करेंगे हम लोग, ROH है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, NH3 और CH4, इनमें कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो CH4 के जगह वो भी डाल देते हैं इसमें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डाल देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अच्छा, एक चीज बतानी थी मुझे कि जैसे जैसे कार्बन में S करेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ये बात पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बताई थी, किसी को याद है। as the S character in hybridization increases, the electronegativity of atom increases। किसी को याद हो तो बताओ। स्वराज, सर बताया था। बताया था। और किसी को याद आ रहा है या भूल गए। बाकी लोग सोचोगे कल वाला तो याद नहीं है जो आपने पढ़ाया था, इतनी पुरानी बात कौन याद रखता है। ऐसा कितने लोग सोच रहे हैं, चैट पे लिख के भेजो, पुरानी बातें याद नहीं रखते हम। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूँ सीधे सीधे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp hybridized carbon is greater than electronegativity of nitrogen। ये बात बड़ी अजीब सी लगे बट ये ट्रू है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp hybridized carbon जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है,
Electronegativity of sp hybridized carbon is more than electronegativity of sp3 hybridized carbon. Sorry, electronegativity of sp3 hybridized nitrogen. यहाँ पे sp3 लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा. सर ये तो एक्सेप्शन भी था ना कहाँ एक्सेप्शन था? सर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कहाँ आ गया? वहां पे शायद मैंने इस तरीके से तो नहीं बताया होगा. मैंने ये बताया होगा कि जैसे सी डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है और सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है. इसमें सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा? ये वाला होगा. फिर नंबर 2 पे डबल बॉन्ड वाला होगा, फिर सिंगल बॉन्ड वाला. ये बताया था मैंने. तो ट्रिपल सर कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन कंपेयर नहीं किए होंगे शायद मैंने पीरियोडिक में, है ना. तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से सरपास कर जाती है. ठीक है, इसको लिख लो एज ए फैक्ट, याद रखना सब लोग नोट करो. ये जो बात मैंने लिखी है यहाँ पे सब लोग नोट करो. ठीक है, अब देखना सारे बच्चे देखो, इसमें कॉमन क्या है? H है, H है, H है, H है और H है. ठीक है. अच्छा, ये किससे कनेक्टेड है? H या ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, फिर कार्बन से, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड है, नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड है और फिर सिंगल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड है. ठीक है. तो ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है ये बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है. सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होगा, फिर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर डबल बॉन्डेड कार्बन होगा, फिर सिंगल बॉन्डेड कार्बन. तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उतना बॉन्ड पोलर होता है. रिमेंबर, डिफरेंस ऑफ En जितना ज्यादा होगा, डिफरेंस ऑफ, ऐसे नोट के फॉर्म में लिखते हैं मैं, है ना. अभी मैं फिर से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में जा रहा हूं ना, बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट बताया था. हायर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, comma, more is the polarity of covalent bond. ठीक है. तो यहाँ पे बहुत बड़ा सा डेल्टा माइनस आएगा, यहाँ बहुत बड़ा सा डेल्टा प्लस आएगा, यहाँ थोड़ा छोटा डेल्टा माइनस आएगा, छोटा डेल्टा प्लस आएगा, यहाँ थोड़ा और छोटा डेल्टा प्लस आएगा. याद आ रहा है? यस और नो? मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ऊपर जगह नहीं मिल रही मुझे. ठीक है. अगर मैं लिखना चाहूँ डेल्टा चार्ज तो कैसे लिखूंगा मैं? इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ थोड़ा छोटा डेल्टा माइनस, यहाँ थोड़ा छोटा डेल्टा प्लस, यहाँ और छोटू सा डेल्टा माइनस और छोटू सा डेल्टा प्लस, है ना. और यहाँ पे और छोटा डेल्टा माइनस
और छोटा डेल्टा प्लस, और यहाँ पे बहुत छोटा डेल्टा माइनस, बहुत छोटा डेल्टा प्लस। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है वैसे वैसे चार्ज सेपरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे बॉन्ड पोलर होता है। कितने लोगों को याद है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, डायपोल मोमेंट? सर ये पर सर CH4 तो नॉन पोलर था ना। बट डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो होगा, लेकिन यहाँ रिलेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ CH4 पानी में टूट जाएगा, समझ रहे हैं ना, बट मैं उसे कंपेयर कर रहा हूँ CH2 CH2 से। ये तो दोनों गैसेस हैं, वैसे ही पानी में ब्रेक नहीं होंगे, बट यहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात हो रही है, समझा कि नहीं? तो हाँ सर। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो पोलरिटी तो होगी होगी, भले ही बहुत कम हो। यस और नो? मतलब वहां पे हमने बॉन्डिंग में जब पढ़ा था, तो बॉन्डिंग में तो हम पानी में डिसोल्यूशन की बात करते थे, है ना? तो पानी में डिसोल्यूशन तब होगा जब बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर होगा, बट अगर बहुत कम पोलर है तो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। बट यहाँ सिर्फ हम कंपेरिजन पर्पस के लिए देख रहे हैं कि अल्कोहल है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, अमोनिया है ना, इन सब में पोलरिटी का ऑर्डर क्या होगा वो कंपेयर कर रहे हैं, समझा कि नहीं? हाँ सर। तो ये लिख लो सभी लोग, यही ऑर्डर हो जाएगा फिर पोलरिटी का। पोलरिटी का ऑर्डर होगा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही हो जाएगा, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सब बच्चे लिख लो। अभी बात हजम नहीं हुई तो फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। सर डाउट है बोलो बेटा। सर, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा ना? स्ट्रांग नहीं होगा, वीक हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली अगर यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे तो वीक हो जाएगा, ठीक है? देखो हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते तुम, ठीक है? ये सेम चीज जैसे हमने HF HCl HBr HI का लिया था, तुम वही सोच रहे होगे ना, मतलब HF HCl HBr HI Yes, में sir. HF सबसे पोलर होना चाहिए, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HF आना चाहिए, बट वहां पे फ्लोरीन का साइज भी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना? यहाँ पे जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो सिमिलर साइज ऑफ एटम्स के बीच में कर रहे हैं, और वहां जो कंपैरिजन था वो डिफरेंट साइज ऑफ एटम्स के बीच में था। ये बात समझ रहा है डिफरेंस दोनों में? मतलब आयोडीन का साइज सोच और Yes, sir. फ्लोरीन का साइज सोच, है ना? अच्छा यहाँ पे कंपैरिजन किसमें है? ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, इनके साइजेस क्या है? सिमिलर है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो बिल्कुल ठीक HF है। वाले केस से बिल्कुल मत सोचो वरना कंफ्यूजन होगा, ठीक है? तो HF में फ्लोरीन का साइज इतना छोटा है कि वो H को छोड़ता ही नहीं है, ठीक है? आइडियली तो वहां भी सबसे पोलर होना चाहिए था HF, बट Yes. ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन HF बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है? ठीक है सर। ठीक। देख लिया सबने? चलो, एक जो कंक्लूजन मैंने निकाला है यहाँ पे, है ना, वो ये निकाला है कि
presence of plus I oblique plus M group increases the acidic strength, sorry, decreases the acidic strength, है ना? And presence of minus I oblique minus M group increases the acidic strength. ये पहला कंक्लूजन था, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, है ना। एक क्वेश्चन है, अल्कीन की स्टेबिलिटीज की बात कर रहा है ना। तो अल्कीन में मुझे 3 टाइप ऑफ अल्कीन्स पता है ना। अल्कीन्स का मतलब मैं डाइन्स की बात कर रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ डाइन्स बोल सकते हो। तो जो पहली डाइइन है दैट इज आइसोलेटेड डाइइन। आइसोलेटेड डाइइन, आइसोलेटेड डाइइन ऐसी होती है जिसमें जो डबल बॉन्ड है वो काफी दूर दूर होते हैं, इसे बोलते हैं आइसोलेटेड डाइइन। वैलेंसीज पूरी है, मान लो H लगे हुए हैं। दूसरी जो वैरायटी है वो है कंजुगेटेड डाइइन की। ठीक है, कंजुगेटेड डाइन्स क्या होती हैं? डबल बॉन्ड हो, अल्टरनेट पे हो। जैसे अगर आपको याद हो तो ब्यूटा 1,3 डाइइन लिखा था हमने कल, ठीक है। दीज आर कंजुगेटेड डाइन्स। जो थर्ड वैरायटी है उन्हें हम बोलते हैं क्यूमुलेटेड डाइन्स या फिर एलीन्स। क्यूमुलेटेड डाइन्स या एलीन्स में बिल्कुल पास पास में डबल बॉन्ड्स होते हैं, है ना। नंबर ऑफ कार्बन से बनाते हैं 1 2 3 4 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। मैंने ये 6 कार्बन वाले कंपाउंड्स लिख दिए। आपको कंपेयर करना है इन तीनों की स्टेबिलिटीज का ऑर्डर क्या होगा। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। तो बताएगा कि ऑर्डर क्या होना चाहिए? स्टेबिलिटी बतानी है ना हाँ सर, सेकंड सबसे ज्यादा होगी स्टेबिलिटी, क्यों? और फिर उसके बाद फर्स्ट और फिर थर्ड सर, क्योंकि सेकंड में रेजोनेंस होगा, अच्छा, चांसेस है रेजोनेंस के। चांसेस नहीं, एक्चुअली सच में होगा रेजोनेंस, है ना, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो इसमें रेजोनेंस दिख रहा है, मुझे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, रेजोनेंस है। और व्हाट अबाउट 1 and 3? क्योंकि पाई बॉन्ड एडजेसेंट साइड्स में, थर्ड वाले में। हाँ, तो ये जो और सर फर्स्ट में हो ये जो सकता है। केस है यहाँ पे बहुत ही ह्यूज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये sp हाइब्रिडाइज है पहली बात तो, और अब मैं लिख देता हूँ ह्यूज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और यार हम कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा देखें तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ये बात समझना आप। कहीं पे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अलाउड नहीं है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलाउड नहीं है। जहां जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी स्टेबिलिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। रेजोनेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। आप ये समझ लो, रेजोनेंस होने से क्या होता है, पूरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो जाता है, तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर आप वही इलेक्ट्रॉन ले जाके एक ही लोकेशन पे रख दो तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर, बोलो बेटा? सबसे स्टेबल होगा कॉन्जुगेटेड, सबसे स्टेबल होगा कॉन्जुगेटेड, ये बहुत बहुत स्टेबल होगा। फिर आइसोलेटेड आएगा, और उसके बाद आ जाएगा क्यूमुलेटेड डाइन्स, है ना। दैट मींस 2 सबसे स्टेबल है, फिर फर्स्ट है, उसके बाद फिर थर्ड। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। लिख लो सारे बच्चे, दिस इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। पूछा गया क्वेश्चन है ये, है ना, एग्जाम्स में। यहाँ पे एक और नोट लिख देते हैं, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ डाइइन comma lesser will be the heat of hydrogenation.
ये थर्मो से आया है, लिख लेते हैं ये बात, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ डाइन जितना ज्यादा होगा उतनी ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मैं हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लो आप लोग। यस सर। हाइपर कॉन्जुगेशन अभी स्टार्ट नहीं कर सकता, थोड़ा टाइम चाहिए होगा मुझे, है ना। सर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में अगर हाइड्रोजनेशन कराया जाए तो उससे जो हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी उसे बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, इसमें हाइड्रोजन ऐड किया गैसियस फॉर्म में, क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर डेल्टा H जो है वो X आ जाए तो यही हमारा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, समझा? सर एक्स बड़ा होना चाहिए ना, लेकिन हाँ, कि स्टेबल कंपाउंड को चेंज करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। स्टेबल कंपाउंड को चेंज करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। एक्चुअली यहाँ पे साइन नेगेटिव आता है तो उस हिसाब से देखते हैं हम लोग, ठीक है। रिलेशन सही लिखा है, बिल्कुल सही है, लिख ले इसको ऐसे, है ना। इसको एज ए फैक्ट याद कर लो। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज होती है एक्चुअली भाई साहब, समझो, एब्जॉर्ब नहीं होती, समझ रहे हैं ना। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज होती है, इसलिए कम रिलीज होती है। सर बिकॉज़ कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ना वहाँ पे। हाँ, अगर एब्जॉर्ब होती है तो तेरा लॉजिक सही था, बट अगर ये रिलीज हो रही है तो गलत है, समझ गया ना। हाँ। कम एनर्जी रिलीज होगी। चलो थैंक यू वेरी मच, है ना। वीडियो शेयर कर दूंगा मैं। होमवर्क क्या है आज का? रेजोनेंस का जो भी मैंने पढ़ाया है सब दोबारा लिखना है कॉपी में अपने, ठीक है।